हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं HRM 9। इनफैक्ट आज हम HRM 9 और 10 दोनों खत्म करेंगे और कल फिर HRM 11, 12 और 13 खत्म कर देंगे बिकॉज तीनों एक ही जैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। HRM 9 कहता है द ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसेस हेल्थ एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ स्टाफ। तो इसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए जो है वो कमिटमेंट है। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टाफ इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स आर टेकन केयर ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। तो जो हेल्थ प्रॉब्लम स्टाफ की हैं इंक्लूडिंग हेल्थ हैजार्ड जो ऑक्यूपेशनल हैं यानी वर्क रिलेटेड हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी क्या होगी? देयर शुड बी अ रिटन गाइडेंस, यानी पहली चीज ये रिटन होना चाहिए, एक स्टार भी बना दिया है उन्होंने। और हेल्थ और सेफ्टी प्रोग्राम दोनों कवर होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट से उनका क्या मतलब है? यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल पैनल कोई है तो उसके नीचे रबर मैट पड़ी हो, अगर कहीं पे हाइट पे काम करने जा रहे हो तो हेलमेट हो, अगर बायोमेडिकल वेस्ट एरिया में काम करने जा रहे हो तो सेफ्टी बूट्स हो और हैवी ड्यूटी ग्लव्स हो, प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो किसी भी इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, जैसे आपकी अगर एम्बुलेंस है तो उसमें सीट बेल्ट एक्चुअली हो और फंक्शनल हो वो चीज है। और वो क्या कहता है? दे शुड बी इंश्योर्ड दैट इन ऑल शिफ्ट्स पॉलिसी इज इन कॉन्सोनेंस विद लॉ एंड गुड वर्किंग प्रैक्टिसेस। तो ये एक तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डे प्रैक्टिस में हो, हर प्रैक्टिस में प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स मीट करें एंड ये लॉ के हिसाब से हो। लॉ के हिसाब से मतलब देखिए, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जस्ट बिकॉज जरूरी हैं लेकिन लॉ में मेंशन नहीं है इसलिए हम नहीं करते। कई बार ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती पैसा बचाने के लिए, तो उनका कहना है कि आपको ये देखना है कि आप कानूनी चीज पे जो मेंशन है वो जरूर हो। इसमें से एक चीज मैं आपको बताता हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग रूल्स कहते हैं कि टिटनेस का वैक्सीनेशन हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल कर रहा है। अब ये कौन है? हाउसकीपिंग वर्कर, नर्सेज, डॉक्टर्स, समटाइम्स इवन हॉस्पिटल मैनेजर्स। अब टिटनेस का वैक्सीनेशन कितना का आता है? 8 से 10 रुपए का, लेकिन कई बार वो भी नहीं हुआ होता है। तो इसको ध्यान दीजिए, इसको कराने में कोई कॉस्ट नहीं आती। वैक्सीनेशन, देखिए अभी मैं वही बात कर रहा था, तो वैक्सीनेशन शुड बी कवर्ड, यानी सबका जिसका भी वैक्सीनेशन हो। अब यहाँ वैक्सीनेशन में दो चीजें मैंडेटरी हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन और टिटनेस वैक्सीनेशन। टिटनेस वैक्सीनेशन बिकॉज बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग रूल्स कहते हैं। बाकी ट्रांसमिसिबल डिसीज HCV, HBV और HIV में एक ही हेपेटाइटिस बी का ही वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो आप उसको जरूर करवाएं अपने स्टाफ का। और एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूर दिए जाए स्टाफ को, और स्टाफ को ट्रेन किया जाए कि उन्हें यूज कैसे करना है। इनफैक्ट एक क्वालिटी इंडिकेटर भी है कि जो आपका स्टाफ है वो डायग्नोस्टिक एरिया में या किसी एरिया में काम कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज कर रहा है कि नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज कर रहा है कि नहीं। ठीक है। और अगर स्टाफ को हॉस्पिटल में काम करते हुए इंजरी हो जाए, कोई भी, वो चाहे फर्स्ट विक्टिम हो यानी उसे निडल स्टिक इंजरी हुई हो, या वो सेकेंड विक्टिम हो यानी कि उसकी वजह से कोई मेडिकेशन एरर की वजह से मरीज को नुकसान हुआ हो, तो हॉस्पिटल को ऐसे स्टाफ का साथ देना है। अब ये उन्हें मेंशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो हॉस्पिटल स्टाफ के लिए कुछ नहीं करता, उल्टे उसी को ब्लेम करने लगता है। दिस इज रॉन्ग। देखिए, पहली बात तो मैं हेल्थ केयर वर्कर से ही कहता हूँ कि उन्हें अपना वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी का पक्का करा लेना चाहिए। आप हाथ में 10,000 का मोबाइल लेके घूम रहे हैं, एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कितने की आती है? मैक्सिमम मैक्सिमम 100 रुपए की। आपको 3 डोज लगवानी, वो भी 0, फिर 1 मंथ पे, फिर 6 मंथ पे, यानी कि एक साथ वो 100 रुपए भी खर्च नहीं हो रहे हैं आपके। टोटल 3 डोज के 300 रुपए हो गए। और उसके बाद आपको उसका टाइटर एंटीबॉडी करा लेना है जो 250-300 रुपए का होगा, यानी 600 रुपए में आपके हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हो गया, आपको अपना एंटीबॉडी टाइटर स्कोर मिल गया। और मैं कहता हूं एंटीबॉडी टाइटर स्कोर की कॉपी को आप लैमिनेट करके अपनी मार्कशीट के साथ रख लीजिए, क्योंकि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पे आपके ये काम आएगा। और अगर कभी आपके निडल स्टिक इंजरी हुई तो ये आपको बचाएगा। आप क्यों हॉस्पिटल के भरोसे हैं कि वो आपके लिए करे? एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए ये जरूरी है कि वो अपना हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन खुद करा ले।
अगले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज अगेन बी, कमिटमेंट. Health check of staff dealing with direct patient care are done at least once in a year and finding results are documented. तो भाई एक बार हेल्थ चेकअप करना है, साथ ही साथ जितनी भी फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट है उन्हें डॉक्यूमेंट करना है. तो डॉक्यूमेंटेशन तो देखिए क्वालिटी का एक नियम है. इसमें मैं हमेशा कहता हूँ इन गॉड वी ट्रस्ट, अदर मस्ट प्रोवाइड डेटा, या इफ इट इज नॉट रिटन इट इज नॉट डन. आप सोचो, आपसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कह दे कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, लेकिन वो कैसे आपको पता लगेगी अगर कभी एक साल में वो सैलरी आई ही नहीं? आप क्या चेक करोगे? या तो आपका एसएमएस आएगा या आप पासबुक में चेक करोगे. अगर वर्बली बैंक वाला भी कह दे तो आप क्या भरोसा कर लोगे कि आपके अकाउंट में आ गया? आप निकालने जाओगे तो क्या करोगे? या तो चेक साइन करोगे या ऐप से निकालोगे तो भी ओटीपी डालना पड़ेगा. यानी हर प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन पक्का है. आप वोट डालने जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो अस्पताल में भी डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है. तो जो की कंपोनेंट्स हैं कि हेल्थ चेकअप जो है वो डॉक्यूमेंट हो और ये एम्प्लॉय फाइल का हिस्सा. इसमें ऑर्गेनाइजेशन फ्री है कि वो अपने पैरामीटर खुद डिसाइड कर सकती है कि उसे क्या क्या टेस्ट कराने हैं. यूजुअली मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आप एक सीबीसी करा लो. खासतौर से फीमेल्स में तो काफ़ी यूजफुल रहता है. इन्फेक्शन का पता लग जाता है, आपके एनीमिक स्टेटस का पता लग जाता है. फिर आप एक एक्सरे चेस्ट करा लो, आपको कोई टीबी का केस तो नहीं ये पता लग जाएगा. और एक रैंडम ब्लड शुगर करा लो. इससे आपको पता होगा कि आपका स्टाफ कोई लाइबिलिटी लेकर आपकी तरफ तो नहीं आ रहा है. फिर एक आखिरी चीज होती है कि अगर एम्प्लॉय 40 साल से ऊपर है तो आप उसका ईसीजी भी करा लो. आजकल काफी डेथ्स हो रही हैं. मैं तो बोलता हूँ 30 के ऊपर करा लो, लेकिन अगर आपका खर्चा होता है तो आप 40 से करा लो. अब यहाँ लोग कहते हैं एक्सरे चेस्ट कराने में फिल्म का खर्चा होगा. जी नहीं, नहीं होगा. आज की डेट में सबके पास सीआर है. आप एक हार्ड डिस्क ले लीजिए 4,000 की और उसी में सारी फिल्म की जगह डिजिटल इमेजेस एम्प्लॉय के नाम से बना के सेव कर लीजिए. सिर्फ रिपोर्ट निकाल के एम्प्लॉय की फाइल में लगा दीजिए. हाँ, ईसीजी का खर्चा है, लेकिन प्रैक्टिस भी तो हो जाएगी. तो आप ईसीजी करें, रिपोर्ट कर लगाएं और काम करें आगे. ये आपके काम आएगा. लेकिन ये मत भूलें कि जब भी आप ऐसा करें तो साथ ही साथ इन रिपोर्ट्स को किसी डॉक्टर को दिखा के एक मेडिकल फिटनेस बनवा लें एम्प्लॉय का. अगर किसी के पास ऐसा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है, आपको इंटरनेट पे कई सारे मिल जाएंगे, अदरवाइज आप कमेंट में डाल देना, आई विल शेयर. नाउ, स्टाफ शैल नॉट बी चार्ज्ड फॉर दिस हेल्थ चेक. अभी हम इस पे आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक पॉइंट भूल गया था कि ये जो हेल्थ पैरामीटर है ये डिफरेंट कैटेगरीज के स्टाफ के लिए डिफरेंट हो सकता है. तो पहली चीज तो एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल द्वारा इसे डिफाइन किया जाना चाहिए और परफॉर्म किया जाना चाहिए. और डिफरेंट कैटेगरी के स्टाफ के लिए क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि एक जनरल हेल्थ चेकअप, सीबीसी, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और आरबीएस आपने सबका कर दिया. अब लेट्स से आपका कोई एम्प्लॉय एम्बुलेंस ड्राइवर है, तो उसके लिए आई साइट भी मैटर करती है. ऑडियोमेट्री यानी आवाज सुनना भी मैटर करता है. कोई अगर आपके मेडिकल गैस के कंप्रेसर रूम में काम करने वाला है तो ऑडियोमेट्री यानी आई ईयर चेकअप मैटर करता है. और अगर कोई फूड एरिया में काम कर रहा है, फूड हैंडलर है, तो उसके लिए स्टूल और यूरिन कल्चर भी मैटर करता है, क्योंकि अगर फूड हैंडलर ही इन्फेक्टेड होगा तो वो इन्फेक्शन ट्रांसफर करेगा. तो ये आप एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी बना सकते हैं. उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए आप क्या क्या चेकअप करने वाले हो और किस फ्रीक्वेंसी में करने वाले हो. अभी फ्रीक्वेंसी में भी हम लोग आएंगे. तो स्टाफ शैल नॉट बी चार्ज फॉर दिस हेल्थ चेकअप. देखिए, ये तो बिल्कुल सच है कि स्टाफ से चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार ये जो 40 रुपए, 50 रुपए या 60 रुपए भी होते हैं, किसी किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा लगते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एट्रिशन रेट हाई होता है. यानी एम्प्लॉय बड़ी जल्दी लीव छोड़ते हैं, बोलते हैं यार हमारे यहाँ तो यही एक खर्चा बना रहता है. इसका एक तरीका है, आप एक काम कर सकते हैं. मतलब ये अगेन आपको मैं एक जस्ट सजेशन दे रहा हूँ, शायद एनएबीएच ना माने, लेकिन मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूर ये सजेस्ट किया है कि अगर आपके यहाँ एट्रिशन रेट बहुत हाई है तो आप एम्प्लॉय को ये पहले से बता दें कि आपके ये 60, 90 या 100 रुपए आपकी पहली सैलरी से कटेंगे. उसके बाद अगर आप 6 महीने तक मेरे यहाँ काम कर लेंगे, ये 100 रुपए आप वापस क्लेम कर सकते हैं. तो प्रैक्टिकली एम्प्लॉय के लिए फ्री है, लेकिन उसके लिए भी एक ऑब्लिगेशन है कि भाई ये जो 100 रुपए खर्च हुए हैं उसके लिए मैं कुछ दिन काम कर लूँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ. लास्ट पॉइंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन कुड डू दीज चेक्स, ये हेल्प नहीं हेल्थ है, could do these health checks more frequently if required. ये इस कंडीशन में है, जैसे मैंने किचन के बारे में बोला, स्टूल और यूरिन कल्चर, तो प्रैक्टिकली आई चेकअप,
स्टूल और यूरिन कल्चर आप 6 मंथली कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि कम से कम 6 महीने में आई चेकअप करा लें, तो आप अपने एम्बुलेंस ड्राइवर का करा लीजिए। और किचन के स्टाफ का हर बार तब जब वो 15 बार से ज़्यादा छुट्टी से होके आया हो, या कभी बीमार पड़ा हो, या अगर वो कुछ नहीं हुआ है, तो साल में 2 बार आपको कराना ही कराना है। ये सब आप अपनी पॉलिसी में डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आपको भी याद रहे, आपके बाद आने वाले व्यक्ति को भी याद रहे। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट टू स्टाफ व्हेन दे सस्टेन वर्क रिलेटेड इंजरीज। तो भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को कोई चोट लगी है जो काम करते हुए लगी है, तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब ये निडल स्टिक इंजरी हो सकता है, ये पेशेंट ट्रांसपोर्ट करते समय किसी को चोट लग सकती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है ड्यू टू नॉइस लेवल, यानी कंप्रेसर रूम वाला, तो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ऐसा एनएबीएच कहता है। ट्रीटमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स काउंसलिंग, तो भाई आपको मरीज को मतलब एम्प्लॉय को काउंसल भी करना पड़ेगा। इंजुरीज रिलेटेड टू वर्क प्लेस वायलेंस आर इंक्लूडेड। वर्क प्लेस वायलेंस पे कभी अलग से स्टैंडर्ड भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्क प्लेस वायलेंस क्या है? ये सिर्फ आपस की मारपीट नहीं है, ये जिसकी वजह से कानून बना है कि आप हेल्थ केयर वर्कर पे हमला नहीं कर सकते। तो लेट्स से भीड़ अस्पताल पे हमला कर दे, तो जो आपके यहाँ वर्कर काम कर रहा है वो मार क्यों खा रहा है, उसको चोट क्यों लग रही है? क्योंकि वो आपके अस्पताल में काम कर रहा है। तो उसकी ट्रीटमेंट का, फर्स्ट एड की जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्वियसली अस्पताल की है। यही चीज अब एनएबीएच मेंशन कर रहा है। अगला और आखिरी है कोर। द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेजर्स इन प्लेस फॉर प्रिवेंशन एंड हैंडलिंग ऑफ वर्क प्लेस वायलेंस। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो स्टाफ शुड बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एंड हैंडलिंग देम। तो भाई आप वर्क प्लेस वायलेंस में कैसे हैंडल करने वाले हैं? देखिए, वर्क प्लेस वायलेंस अक्सर, देखिए, सिर्फ आपस की लड़ाई नहीं है, ये पब्लिक का हमला है, मॉब का हमला है। और ये तब कब होता है? जब कोई डेथ होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ट्रबल्ड स्टाफ है, ट्रबल्ड पेशेंट है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हैं, तो आप पहले से सुरक्षा का इंतजाम करें। कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएं अपने स्टाफ की, और साथ ही साथ साइनेजेस लगवाएं कि कैसे लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी है, यानी पुलिस की मदद कैसे लेनी है, हेल्प फोन कैसे करना है। देखिए, डेथ बड़ी ही सैड सिचुएशन होती है हॉस्पिटल के लिए। कोई हॉस्पिटल नहीं चाहता डेथ हो। कई बार रिलेटिव उतने एग्रेसिव नहीं होते जो जितने उनके साथ में आए हुए लोग हो जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ नहीं जा रहा, उन्हें तोड़फोड़ करनी है, उन्हें दिखाना है कि हम कितने खास थे। ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोगों को सही जवाब नहीं मिलते, और या फिर डेड बॉडी लोग होल्ड कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए होते। तब सिचुएशन ये अराइज होती है जहां मारपीट तक हो जाती है। बिलीव करिए, अगर पुलिस भी आएगी तो डेड बॉडी पहले छोड़ने को बोलेगी, पैसे की बात तो बाद में होगी। तो इसलिए आपको ऐसे सिचुएशंस के लिए पहले से रेडी रहना चाहिए। जो आपकी पेमेंट रिलेटेड पॉलिसीज हैं उनको पहले से प्लान करके चलना चाहिए, क्योंकि इनका कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता, और वर्क प्लेस वायलेंस इन कारणों से बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी डिटेलिंग करी है। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो, कोई सजेशन हो, मैंने कुछ गलत बता दिया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट पे उसे मेंशन कर दें। आई विल ट्राई टू करेक्ट देम। थैंक यू।